हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। फाइनली आप सभी के लिए रिवीजन नोट्स आ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं CUET PG पॉलिटिकल साइंस के लिए, इस साल एग्ज़ाम देने वाले, उन सब के लिए आज का वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी है उसको देखने वाले हैं। इसमें जितने भी थिंकर है वो मैंने सारे ऐड करे हैं एंड उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से अक्सर सवाल आते हैं, ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो सब मैंने इस PDF में ऐड कर दिया है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए इतना मेहनत अगर हम लोगों ने किया है तो थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ बेसिकली कि आपको इसमें जो मेन जो पॉइंट है जहाँ से सवाल आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैंने थिंकर्स ऐड किया है और उनको उनकी आइडेंटिटी क्या है एंड उन्होंने किस एरियाज़ पे ज़्यादातर फोकस किया है, क्या उनका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक। जैसे कि प्लेटो की अगर बात करें तो प्लेटो को बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी। कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि प्लेटो पहले आता है, एरिस्टोटल बाद में आता है। तो कई लोगों को लगता है कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है वो प्लेटो होगा। नहीं, कन्फ्यूजन यहीं क्लियर कर लेना। फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी कहा जाता है प्लेटो को एंड एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। जो कि ये रियलिज्म के बारे में बात करता है एंड थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन की बात करता है, इनइक्वालिटी की बात करता है कि क्रांति कब होती है, जब असमानता होती है, ठीक। इनका मेन प्लेटो का जो मेन आइडिया था वो काम करता है जस्टिस पे। इन्होंने सबसे पहले थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करी थी और फिलोसोफर किंग की इन्होंने खोज की थी कि कैसे फिलोसोफर किंग को बनाया जाएगा, ठीक। ऐसे ही हम लोग मैकियावेली को डील करेंगे। मैकियावेली को बोला जाता है फर्स्ट मॉडर्न थिंकर, पॉलिटिकल मॉडर्न थिंकर, ठीक है। इन्होंने सेपरेशन किया था, लाइक पॉलिटिकल्स एंड जो एथिक्स है इन दोनों को अलग किया था। राजनीति और जो नैतिकता है उन दोनों को अलग किया था, ठीक। थॉमस होब्स हम देखते हैं, इन्होंने लिविथियन लिखा है और ये सेल्फिश ह्यूमन नेचर की बात करते हैं कि मनुष्य जो है स्वभाव से क्या है, डरपोक है, ये सब बात करते हैं। फिर है जॉन लॉक, उनको कहा जाता है फादर ऑफ लिबरलिज्म, ठीक। जो कि बात करते हैं नेचुरल राइट्स के बारे में, लाइक लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, LLP, जो मैंने बताया था आपको, ये ध्यान रखना। रूसो जो कि बात करता है बेसिकली जनरल विल के बारे में, ये बोलता है कि जो जनरल विल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मतलब न्याय है, और जो नहीं फॉलो कर रहा है उसको ज़बरदस्ती भी फॉलो कराने की ये बात करता है। बेंथम का आप ध्यान रखना, इनको बोलते हैं फादर ऑफ यूटिलिटरिज्म, ठीक है, उपयोगितावाद का पिता इनको कहा जाता है। फिर है जेसमिल, तो जेसमिल ने जो सिद्धांत दिया है वो हार्म प्रिंसिपल का है और क्वालिटी, जो इन्होंने क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी ऐड की थी बेंथम की थ्योरी में, वो इम्पोर्टेंट है। कार्ल मार्क्स, ठीक, इनको बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, और ये बात करते हैं क्लास स्ट्रगल के बारे में और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन रोल्स, तो इन्होंने मॉडर्न टाइम में दिया था मॉडर्न थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, जिसमें ये फेयरनेस की बात करते हैं, विल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं कि जब आप नियम बना रहे हैं तो आपको पता नहीं होना चाहिए कि समाज में आपकी स्थिति क्या होगी, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे जहाँ से सवाल आता है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ आने वाला है, तो आप अच्छे से रट लेना इनको, ठीक है। देखो अगर आप लोग हमारे टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। हम लोगों ने केवल 4.9 में आपको ये पूरा टेस्ट सीरीज दिया है। यूट्यूब पे कोई भी इतनी कम प्राइस में आपको नहीं दे रहा है। कई लोगों को लगता है कि कम प्राइस है तो कहीं वैल्यूबल तो नहीं होगी। बिल्कुल आपका ये जो है फुल आपको बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो तो, क्योंकि मैं इसमें आपको फुल मॉक टेस्ट दे रहा हूँ जो 10 से ज़्यादा है। टॉपिक वाइज आपको मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, एंड यूनिट वाइज आपके मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। पूरा ऑनलाइन हो रहा है, मतलब कि जिस तरीके से NT का एग्ज़ाम होता है ना, उसी पैटर्न पे आपका ये होगा। आपको पता चलेगा कि आप सही आंसर कर रहे हो तो 4 मार्क्स जो है मिलते हैं, अगर गलत कर रहे हो तो 1 माइनस हो जाता है। तो पूरा फॉर्मेट वही रहेगा जो NTA का आपका रहता है। स्कोर कार्ड आपका रिलीज होगा, आपकी रैंक, आपका परसेंट, क्या परफॉर्मेंस आपका रहा है, पूरा एनालिटिक आपको जो पता चल जाता है अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो। केवल और केवल 149 में आपको पूरा टेस्ट सीरीज जो है मिल जाएगा। तो अगर आपको लेना है तो आप 8619071922 पे मुझे DM कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मुझे टेस्ट सीरीज लेना है सर, क्या प्रोसेस है। मैं आपको ऐप का लिंक भेज दूंगा। सारा प्रोसेस ऐप में ही होता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग डिटेल से देखते हैं, वो मैंने शॉर्ट में आपको बताया। अब हम लोग बात करते हैं प्लेटो को, डिटेल से समझते हैं जो जो पॉइंट इसके हैं, ठीक। तो मैंने बता दिया आपको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी प्लेटो को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले जो है जिक्र किया था।
अब इनकी कुछ मेजर बुक्स है, हालांकि और भी बुक्स है, बट नोट्स में जो मैंने ऐड करी है जिनसे अक्सर सवाल आता है, लाइक आपका CUNT में तो आता ही आता है, इसके अलावा UGC नेट के अंदर भी जो है इससे सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो पहली बुक है इनकी, कौन सी है? द रिपब्लिक, ठीक है। और रिपब्लिक में इनका जो मेन थीम है वो कौन सा है? न्याय, ये जस्टिस के बारे में बात करते हैं। सबटाइटल आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा जो क्वेश्चन पूछा गया है काउंसलिंग जस्टिस के बारे में, ये जो है बात करते हैं, सबटाइटल ये इसका रखा गया है। और आए तो इसका मेन जो थीम है वो क्या है? जस्टिस। इसमें उन्होंने जो है मेनली जस्टिस के बारे में ही बात करी है, न्याय के बारे में ही बात करी है, न्याय कैसा होना चाहिए। लीगल बेसिस पे बात नहीं करते, इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कई बार प्लेटो एंड एरिस्टोटल को कंपेयर करके पूछा जाए आपसे, तो ध्यान में रखना है कि इन्होंने क्या किया था, जो है नैतिकता के आधार पर इन्होंने कहा था, इन्होंने नैतिकता को प्राथमिकता दी थी, ठीक। ऐसे ही इनकी एक सेकंड बुक और है, द स्टेटमेंट बुक है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने इसमें जो है लाइक जो लॉ है उसको स्वीकार कर लिया था, लेकिन इनकी जो सबसे लास्ट बुक थी वो द लॉज थी, जिसमें कि इन्होंने सेकंड बेस्ट स्टेट की बात की है, रूल ऑफ लॉ की बात की है। पहले ये क्या थे? ये दार्शनिक राजा की तलाश कर रहे थे, लेकिन बाद में इनको जाके रियलाइज़ होता है कि नहीं, हम दार्शनिक राजा, आई मीन जो आइडल स्टेट है दार्शनिक राजा के अकॉर्डिंग, फिलोसोफर किंग के अकॉर्डिंग, वो बनाना मुश्किल है। तो उन्होंने अपने अंतिम समय में, ठीक है, लास्ट स्टेज में क्या किया था इन्होंने कि लॉ को अपना लिया था कि हाँ, लॉ भी ज़रूरी है, कानून भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे सेकंड बेस्ट स्टेट का जो थ्योरी है वो द लॉज के अंदर इन्होंने दिया है। और ये बेसिकली किसकी तलाश कर रहे थे? एक फिलोसोफर किंग की तलाश कर रहे थे, ठीक। इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस जो आता है उसमें ये क्या बात करते हैं? इनके अकॉर्डिंग लाइक समाज में कोई भी व्यक्ति जो भी अपना काम कर रहा है, उसका जो भी काम है वही करेगा, दूसरे के काम में वो दखल अंदाजी नहीं करेगा। इन्होंने सोसाइटीज़ को किस तरीके से डिवाइड किया, इन्होंने सोल के 3 गुण बताए, ठीक है। तो क्या क्या 3 गुण बताए थे? इन्होंने बताया था विवेक, रीजन्स बताया था, ठीक है, स्पिरिट बताया था, साहस, ठीक है, और इच्छा, एप्टीट्यूड, इन 3 की बात की थी। फिर इन्होंने क्लास में डिवाइड किया। तो सबसे पहले जो गार्जियन क्लास है, मतलब जो रूल करने वाले शासक जो है उसकी बात करते हैं, शासक जो है उसकी बात करते हैं। तो शासक के पास उन्होंने जो थ्योरी दी है उसके अकॉर्डिंग शासक के पास क्या होगा? गोल्ड होगा, सोना होगा, ठीक है। और वो क्या करेगा? रूल करेगा। क्या फंक्शन होगा उसका? वो रूल करेगा। ऐसे ही जो सोल्जर्स है तो वो क्या करेंगे? उनके पास होगा सिल्वर, और वो क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे, जनता की रक्षा करेंगे, ठीक है। प्रोड्यूसर है जो उत्पादन करने वाले हैं, ठीक है, उनके पास तांबा होगा, ये लो होगा, ठीक है। और वो क्या करेंगे? वो व्यापार करेंगे, खेती करेंगे, कृषि वगैरह, फार्मिंग करेंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने पूरा डिवाइड किया था। और इससे सवाल आता है आपका, ठीक है, यहीं से सवाल आएगा। और आएगा कहाँ से? पूरा मैंने आपका इसमें ऐड कर दिया है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। यहाँ से बाहर कुछ आने वाला नहीं है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आई होप कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली मैं एक्सप्लेन आपको सारा हिंदी में ही करता हूँ, बट नोट्स आपको दिख ही रहे सारे इंग्लिश में है, तो होपफुली कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी आपको, ठीक है। तो प्लेटो ने यही बताया था कि लाइक जो है हर व्यक्ति अपना खुद का काम करेगा। हर जो इसने लाइक जो क्लास में जो डिवाइड किया था, हर क्लास के इंडिविजुअल को क्या करना पड़ेगा? अपना ही काम करना है। और अगर वो अपना काम नहीं करता है तो होगा क्या? कि वो सिस्टम चलेगा नहीं। अब देखो एक और इसका आता है एजुकेशन एंड ये बात करता है कम्युनिज्म पे भी बात करता है, साम्यवाद पे भी बात करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के बारे में अगर बात करें तो प्लेटो ने लगभग 50 साल तक, कितने साल तक? 50 साल तक एजुकेशन सिस्टम रखा है। आज तो हम इसको फॉलो कर ही नहीं सकते। क्या आप 50 साल तक पढ़ाई करोगे? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 50 साल तक आप पढ़ाई करो, आज के टाइम में ये थोड़ा मुश्किल है। और प्लेटो की जो एजुकेशन है उसका पर्पस एक ही था कि जो फिलोसोफर किंग है, फिलोसोफर किंग को बनाना। और उसका जो पूरा स्टडी प्लान चलता है वो 50 साल तक चलता है। और उसके अकॉर्डिंग जैसे ही 50 ईयर होते हैं तो जो व्यक्ति है वो फिलोसोफर किंग बनने के लिए तैयार है, ठीक है। कम्युनिज्म की बात करें तो इन्होंने कम्युनिज्म के बारे में क्या कहा था?
कि ये केवल और केवल उन किनको दिया है इन्होंने, ये जो गार्डियन क्लास होती है, लाइक इसके अंदर जो रूलर्स है एंड जो सोल्जर्स है, मतलब जो शासक वर्ग है और जो सैनिक है, केवल उनके लिए ही इनका कम्युनिज्म था। बाकी जो प्रोड्यूस करने वाले थे उनके लिए ये नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने जो शासक वर्ग था, ठीक है, उसके लिए फैमिली रखने के लिए भी मना किया गया था कि आप फैमिली जो है वो नहीं रखेंगे। ठीक है, उससे एक्चुअली वो इसमें करप्शन से बचाना चाहते थे। उसका ऐसा पर्पस नहीं था कि आप पत्नी ना रखें, लेकिन जो सैनिक वर्ग है, ठीक है, और जो राजा है, उनको करप्शन से बचाने के लिए ये कम्युनिज्म का थ्योरी वो लेके आते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी एंड जो वाइफ्स है उनकी बात ये करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। इनके कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है वो आपको ध्यान रखना है, और जहाँ से अक्सर जो है सवाल पूछे जाते हैं। स्टेट इज इंडिविजुअल ब्रिट लार्ज, राज्य जो है क्या है, व्यक्ति का ही विराट रूप है। ये इनका एक कोटेशन है। इसके अलावा ये क्या बोलते हैं, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होगा, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होगा तो जो है वो क्या, शासन चलेगा ही नहीं। अगर किसी भी स्टेट को अगर आपको चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दार्शनिक राजा को लेके आना पड़ेगा, और वही क्या कर सकता है, अच्छे से चला सकता है। बिकॉज ये अपने जो गुरु है सुकरात, जो इनके गुरु थे, ठीक है, तो उनकी जो हत्या हुई वो डेमोक्रेसी के चलते ही हुई। एथेंस जो शहर था उसमें डेमोक्रेसी थी, लेकिन डेमोक्रेसी किस तरीके की थी वो इनको पता था, क्योंकि उस डेमोक्रेसी ने इनके गुरु की हत्या कर दी। ठीक है, जहर का प्याला दिया गया सुकरात को, तो वो चीज़ें इन्होंने देखी और उस हिसाब से डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये यही बोलने का प्रयास करते हैं कि एक दार्शनिक जो राजा है ना, वही क्या कर सकता है, एक स्टेट को अच्छे से रन कर सकता है, चला सकता है। ये लोकतंत्र को बताते हैं, मूर्खों का शासन बताते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द फूल्स, लोकतंत्र क्या है, मूर्खों का शासन है। क्लियर है। तो प्लेटो के अंदर मेरे हिसाब से जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने ऐड करके आपको बता दी है, तो होपफुली ये जो है आपके लिए यूज़फुल रहेगी। यहीं से जो है वो सवाल आते हैं, ये जो है डायरेक्टली सवाल पूछा गया है। ठीक है, कई एग्ज़ाम में आया है, नेट में आता रहता है ये सवाल, तो ये ध्यान रखेंगे। और CUET में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। बुक्स का आप ध्यान में रखना, इसकी जो मेन जो बुक है, हालांकि और भी बुक है, ऐसा नहीं है कि सारा मैंने इस नोट्स में ऐड कर दिया है। जो कोर है वो मैंने इसमें ऐड किया है, बाकी जो भी क्लास वाले स्टूडेंट है मैंने उनको नोट्स दिया है, हर एक बुक उनको बताई है, किस थिंकर ने कैसे क्रिटिसाइज़ किया वो भी मैंने बताया आपको। तो वो सब आपका बेस बनाने के लिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होता है। अब अगर आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर था तो होपफुली अब आपको सारी चीज़ें ये समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट थिंकर की ओर चलते हैं, जो कि अपना है अरिस्टोटल। पहले आपका प्लेटो आ गया और अब उसके बाद आएगा अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटल को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आपको क्लियर हो गया, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी किस थिंकर को कहा जाता है और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किस थिंकर को कहा जाता है। ठीक, और ये जो अरिस्टोटल है ये प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो ने जो है एक एकेडमी की स्थापना करी थी, द एकेडमी। वो मैंने नोट्स में नहीं किया, बट पता होगा आपको, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए। प्लेटो ने जो है एकेडमी की स्थापना करी थी जिसका नाम था द एकेडमी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। और उसी एकेडमी के अंदर अरिस्टोटल भी क्या करता है, पढ़ाई करता है। लेकिन अरिस्टोटल क्या करेगा, अपने ही गुरु को क्रिटिसाइज करेगा, मतलब प्लेटो को क्रिटिसाइज करेगा, पूरी तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करेगा। वो कहता है कि मेरे गुरु मेरे लिए आदर्श है, ठीक है, मैं उनको आदर्श मानता हूँ, लेकिन अगर उन्होंने जो कम्युनिज्म के बारे में बताया है वो थोड़ा सा गलत है तो उसी में वो सुधार करते। ठीक, अब इनकी अरिस्टोटल की जो मेजर बुक है वो हम लोग देखते हैं। तो पहली जो इनकी बुक है वो है द पॉलिटिक्स। ये इंपॉर्टेंट बुक है, जो मेन बुक है वो यही है। और इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, 158 कंट्रीज़ का क्या किया है, अच्छे से एनालिसिस करा है। और उन्होंने देखा कि जैसे वहाँ पर 180 कंट्रीज़ का मतलब ये है, जैसे कई बार कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा हुआ आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पर था क्या, उस समय एथेंस के आसपास भी और बहुत सारे छोटे छोटे मतलब कबीले या मतलब छोटे छोटे इलाके हम उनको बोल सकते हैं। तो उनका उन्होंने अच्छे से विश्लेषण किया, अच्छे से पता किया कि यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है, डेमोक्रेसी चल रहा है, मोनार्की सिस्टम है, क्या है और वो किस तरीके का है, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है, सबका वो क्या करते हैं, अच्छे से एनालिसिस करते हैं। देखो प्लेटो ने तो क्या किया था, पूरी कल्पना करी थी,
एक जगह बैठ गया, उसका पूरी जो थ्योरी है वो कल्पना की ही थ्योरी है। जैसे गुफा वाला हम थ्योरी पढ़ते हैं कि प्लेटो का जो मेन थ्योरी जहाँ से निकल के आता है वो बोलता है कि अगर आप गुफा में हो और आप परछाई देख रहे हो तो उसी परछाई को आप रियल मान रहे हो, उसी को वास्तविक दुनिया मान रहे हो। जैसे उस गुफा से एक व्यक्ति बाहर निकल के आता है और वो देखता है, उसको सूरज की रोशनी दिखाई देती है, फिर उसको रियलाइज़ होता है कि अरे यार ये है एक्चुअल में वास्तविक दुनिया। ठीक, तो उन्होंने केवल कल्पना करी थी, वैसा कुछ होता नहीं है। और यहाँ पर एरिस्टोटल क्या करता है, ये साइंटिफिक बात करता है, ये अपनी लैब में बैठता है और इन सारी कंट्रीज़ के संविधान को देखता है अच्छे से और फिर फाइनल करता है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। उसके बाद रूल बनाता है और फिर क्या करता है, लागू करता है। ठीक है, तो पहले ये कलेक्ट करता है और उसके बाद उसका वितरण करता है। ठीक, एक और इनकी जो है बुक है निकोमेकियन एथिक्स, जो कि लाइक नैतिकता पे लिखी गई है, मोरलिटी पे ये बेसिकली फोकस है। ठीक है, तो ये दो बुक आप ध्यान रखेंगे। द पॉलिटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक, एक और इसके अंदर अगला जो इसका है, जो मेन जो इसका आइडिया है, जो कि बात करते हैं नेचर ऑफ स्टेट के बारे में। ठीक है, ये स्टेट को क्या बताते हैं, स्टेट को बताते हैं ये नेचुरल इंस्टीट्यूट बताते हैं। सवाल आता है जैसे मल्टी स्टेटमेंट में आ जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो उसमें कृत्रिम जो है लिखा आ सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये नेचुरल स्टेट के बारे में बात करते हैं। और मानव स्वभाव जो ह्यूमन नेचर है उसकी ये बात करते हैं, तो उसको क्या बताते हैं ये कि मानव जो है वो राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, और ये बोलते हैं कि जो स्टेट के बिना, जो विदाउट स्टेट जो रहते हैं वो या तो देवता है मतलब गॉड है, या फिर क्या है, पशु है। मीन्स कि ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को क्या है, स्टेट का पार्ट होना ज़रूरी है। जो स्टेट के बाहर रहते हैं, जो स्टेट में नहीं रहते, या तो वो भगवान है या फिर जानवर है, ऐसा वो बोलते हैं। ठीक, अब देखो इन्होंने क्रिटिसाइज किया था प्लेटो को, क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। और प्लेटो का जो थ्योरी था कम्युनिज्म वाला, उसको उन्होंने जो है वो क्रिटिसाइज किया था। कैसे किया था, इन्होंने कहा था कि जो प्रॉपर्टी है वो नेसेसरी है, वो रखना ज़रूरी है, उसके बिना चलेगा कैसे काम। और जो फैमिली है, जो फैमिली है वो क्या है, फर्स्ट स्कूल ऑफ मैन, मनुष्य की पहली पाठशाला फैमिली ही मानी जाती है, बिकॉज हम लोग फैमिली से ही सब कुछ सीखते हैं। तो ये इस तरीके से उन्होंने प्लेटो का जो कम्युनिज्म का थ्योरी था उसको क्रिटिसाइज किया था। ये पूछा जाता है कई बार कि कम्युनिज्म जो प्लेटो का था उसे किसने क्रिटिसाइज किया, तो अगर ऑप्शन में प्लेटो अरिस्टोटल होता है तो आप उसको सही से टिक कर देंगे। ठीक है, क्लियर है आपको इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और इनका आता है दास प्रथा का सेलिवरी। ये क्या है, तो देखो इन्होंने इसका सपोर्ट किया था, इसको क्या किया था, सपोर्ट किया था। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि लाइक जो मनुष्य मतलब कुछ मनुष्य क्या है, वो केवल और केवल दास के रूप में काम करेंगे और कुछ लोग केवल और केवल शासक के रूप में काम करें। मतलब कुछ लोग केवल शासित होने के लिए पैदा हुए और कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा हुए। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो इतना आपको ध्यान रखना है कि जो स्लेवरी, जो दास प्रथा की वो बात करता है, इसको वो नेचुरल बताता है। इससे सवाल जो है वो आपका पूछा जाता है कि जो उसकी दास प्रथा, जो स्लेवरी का जो उसका आइडिया है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर वो इसे कैसे कंसीडर करता है। तो ध्यान रखना, इट इज ए नेचुरल, ये क्या है, प्राकृतिक है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ठीक है, क्लियर है, इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। दूसरा इसने एक और दिया था अपना आइडिया, सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में इन्होंने कहा था। और क्या कहा था, इनके अनुसार वही नागरिक है जो न्यायिक और जो विधेयक कार्य है उनमें भाग लेता है, वही क्या है, वही सिटीजन है, वही नागरिक है उस स्टेट का, और कोई नागरिक नहीं है। अब किन किन को बाहर रखा है, तो आप ध्यान रखना, जो चिल्ड्रन है, बच्चे, उनको भी, और जो बूढ़े हैं, ठीक है, एल्डर है, उनको भी बाहर रखा है, जो वुमेन है उनको भी बाहर रखा है, ठीक है, और जो दास है उनको भी क्या करा है, बाहर ही रखा है। मतलब इनको सिटीजनशिप में उन्होंने कंसीडर नहीं करा है। ठीक है, क्लियर है, ये आप ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है सीधा सवाल सिटीजनशिप के बारे में अगर इन्होंने बात करी है तो उसमें किन को शामिल नहीं किया है, तो उसमें वुमेन या फिर बेसिकली उसमें दास का पूछ सकता है। तो दास का ऑप्शन आए तो आप उसमें टिक करेंगे कि स्लेवरी जो है उसमें इंक्लूड नहीं था अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ठीक है,
अब इन्होंने एक बताया था, क्रांति का कारण बताया था कि क्रांति क्यों होती है। तो उसमें आप ध्यान रखना, सीधा सीधा आता है इनइक्वलिटी। जहाँ पर असमानता होती है वहीं पर क्या होता है, क्रांति होती है। तो क्रांति का मूल कारण इन्होंने क्या बताया था, असमानता को ही बताया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके अलावा इन्होंने बेस्ट फॉर्म बताया था, वो पॉलिटी को बताया था। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने डेमोक्रेसी को बताया होगा, डेमोक्रेसी जैसे आज चलती है तो सबको लगता है ये बेस्ट, नहीं, इन्होंने पॉलिटी को बेस्ट बताया था। बिकॉज इसके अंदर वो गोल्डन मीन की बात करते हैं, बिल्कुल पावर ऑफ बैलेंस, मतलब बैलेंस बना के चलना है, बिल्कुल मध्यम मार्ग जो है ना उसकी ये बात करता है, ठीक है। तो मध्यम वर्ग का जो शासन है वो किस में होगा, पॉलिटी में होगा। पॉलिटी में एक व्यक्ति शासन नहीं करता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। एक व्यक्ति शासन नहीं करता है, कुछ जो लोग हैं वो मिलकर शासन करते हैं बस। बट अब ये अरिस्टोटल के हिसाब से ये क्या है, बेस्ट फॉर्म है, सबसे अच्छा शासन, इसी को ये मानता है, ठीक है। जो कि मिक्स्ड मानता है इसको, ये डेमोक्रेसी एंड जो ओलिगार्की है उन दोनों का मिक्सअप ये मानता है, और ये पॉलिटी है, तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या है, बेस्ट फॉर्म है। क्लियर है इतना? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट लगे आपको तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं आप, नंबर होंगे आपके पास, नंबर पे आप कभी भी मुझे पूछ सकते हैं, 8619071922, ठीक है, आप मुझे पूछ सकते हैं। तो देखो इनके कुछ कोटेशन है जो आपको याद रखना है। पहला जो इनका कोटेशन है वो है कि मैन इज पॉलिटिकल एनिमल। भाई ये सवाल आया हुआ है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, नॉर्मल जो एग्ज़ाम है उनमें आता है। इसकी जो बुक है द पॉलिटिक्स वो भी पूछी जाती है। तो ध्यान रखना, इन्होंने क्या बोला था, मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, सॉरी राजनीतिक पशु है या प्राणी है। फिर ये बात करते हैं लीगल जस्टिस इज कंप्लीट जस्टिस। जो कानूनी न्याय है वो क्या है, पूर्ण न्याय है, ठीक है। फिर ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति है, सॉरी जो स्टेट है वो राज्य से पहले है, राज्य से पूर्व है, ठीक है। अब इसमें आप याद रखना कुछ चीज़ें, जैसे प्लेटो है तो प्लेटो को जो हम लोग आइडलिस्ट थिंकर के नाम से जानते हैं, बिकॉज वो बात करते हैं वॉट आउट टू बी, वो बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि वो कल्पना करते आसमान की तरफ देखते हैं और हमें सब कुछ बताते हैं। लेकिन वहीं पे जो आपके अरिस्टोटल है वो रियलिस्ट थिंकर में आएंगे, वो प्रैक्टिकल बात करते हैं, वो व्यवहारिक बात करते हैं, ठीक है। मतलब ये यथार्थवादी थिंकर हम इनको कहेंगे, ये ज़मीन पे खड़े हैं और ज़मीन पे ही देखते हैं। ये कहते हैं प्लेटो के बारे में कि प्लेटो ने जो नक्शा बनाया वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो ऊपर आसमान में बनाया, वो ज़मीन पे टिक ही नहीं रहा उनका नक्शा, इसलिए उनका थ्योरी जो अच्छे से काम कर नहीं रहा है। क्लियर है? प्लेटो एरिस्टोटल क्लियर हुआ होपफुली आपको, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए आपको इसमें, ठीक। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैकियावेली के बारे में। इतना अगर आपको समझ में आ गया है, सारे थिंकर हम लोग कंसीडर करेंगे, वीडियो लंबा होगा, आपको जो टॉपिक आपका वीक है वो आप निकाल कर देख लेना, मैं वीडियो में डाल दूंगा इसमें कि मैंने कौन कौन से थिंकर को कहाँ कहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। तो मैकियावेली की अगर हम लोग बात करें तो इनको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, ठीक है। एंड इनकी बुक्स जो आपको ध्यान में रखनी है, जिनसे अक्सर सवाल आते हैं, और ये एक्चुअली जो है इटली का जब एकीकरण चल रहा था, ठीक है, तो उसी समय ये आए थे। और एक्चुअली उस समय क्या था कि इटली छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ था, ठीक है। और वहाँ पर हो क्या रहा था कि सारे लोग अपना ही विकास करना चाहते थे, कोई भी मतलब इटली को एक नहीं करना चाहते थे, ठीक है। जैसे चर्च वगैरह है तो वो भी अपनी ही मतलब राजनीति में लगे हुए थे, और बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भाई जो है इटली का एकीकरण हो, क्योंकि बार बार क्या हो रहा था कि दूसरी कंट्री है वो उन पर आक्रमण कर रही थी। तो उसी चीज़ को उन्होंने समझा और उन्होंने बेसिकली इटली का जो एकीकरण है वो कैसे किया जाए उन पे बात की, कुछ लोगों को क्रिटिसाइज़ किया, ये सारी चीज़ें इनकी चली थी, ठीक। तो इनकी जब जो बुक है द प्रिंस, जो कि आपकी 1513 में सामने आई, और ये सबसे महत्वपूर्ण बुक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें इन्होंने बात की है, किसके बारे में बात करते हैं, ये बात करते हैं इसके अंदर मोनार्की सिस्टम के बारे में बात करते हैं, राजतंत्र जो है उसके बारे में बात करते हैं, राजा को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, जो प्रिंस है उसको सलाह देते हैं कि तुम्हें कैसे शासन को चलाना है, ठीक है।
कैसे तुम्हें शासन को चलाना है उसके बारे में ये बेसिकली बात करते। तो अब इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते, आई मीन जो रिपब्लिक कहूँ मैं उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो रिपब्लिक को ये सपोर्ट करते हैं। सेकंड जो इनकी बुक है द डिस्कोर्स ऑन लिवी, इसके अंदर ये क्या करते हैं, ये जो रिपब्लिक है, जो गणतंत्र है, उसका समर्थन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जब नॉर्मल टाइम हो, जो प्रिंस है, जो राजा है, उसके लिए जब संकट का काल हो तो उसे क्या अपनाना पड़ेगा, द प्रिंस वाली जो बुक है उसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड जब सब कुछ नॉर्मल है तो उसको द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक, एक और इनकी बुक है द आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है, इसमें वो सैनिकों के बारे में भी बात करते हैं और बात करते हैं युद्ध और कला के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो ये जो है आपका मैकियावेली का कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स था। अब बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट इनके जो निकल के आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में। तो ह्यूमन नेचर के बारे में मैकियावेली क्या बोलते हैं, ये भी जैसे होप्स मानता है ना, वैसे ही ये भी क्या मानते हैं, मानव को बुरा मानते, बेड मानते हैं। ठीक है, कि इंसान क्या है, बुरे है, झूठे है, लालची है। ठीक है, ये सब बात करता है। ठीक है, इसलिए जो है मैकियावेली जो प्रिंस है उसको क्या बोलता है, उसको ये बोलता है कि जो राजा है ना उसको भरोसा डर के हिसाब से करना है। ठीक है, मतलब डरा के रखना है, भय की बात, फेर की बात करता है। ठीक है, अब इन्होंने जो है पॉलिटिक्स एंड जो एथिक्स है उन दोनों को अलग अलग किया था। मतलब कि सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, इन दोनों को क्या किया था, पॉलिटिक्स एंड जो एथिक्स है उनको अलग किया था। मोरलिटी के बारे में ये क्या बात करते हैं, उन्होंने डुअल मोरलिटी की बात करी थी। बेसिकली ध्यान रखना कॉन्सेप्ट आता है, डुअल मोरलिटी की बात कौन करते हैं, तो मैकियावेली करते हैं। वो कहते हैं कि जो किंग है, जो राजा है, उसके लिए जो मोरलिटी होगी वो अलग होगी, उसको पब्लिक मोरलिटी बोलते हैं। एंड जो कॉमन मैन है उसके लिए जो होगी वो क्या होगी, प्राइवेट। इन दोनों में डिफरेंट रहेगा। मतलब कि राजा तो कुछ भी कर सकता है लेकिन जनता कुछ भी नहीं कर सकती है, उनके लिए जो है वो रूल रहेंगे लेकिन राजा के लिए नहीं रहेगा। तो इन्होंने राजा के लिए जो मोरलिटी अलग रखी थी और जो पब्लिक है उनके लिए अलग रखी थी। फिर ये बात करते हैं एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, साध्य ही साधनों का औचित्य है, इसको सिद्ध करते हैं, इसकी बात बोलते हैं वो। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो राजा है ना एक्चुअली उसका जो मेन पर्पज़ है, जो उसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, वो अपने राज्य की सुरक्षा करना है। जो स्टेट है उसकी सुरक्षा करना है, सिक्योरिटी की बात करता है। वहाँ पर राजा झूठा भी हो सकता है, राजा हत्यारा भी हो सकता है, राजा धोखेबाज भी हो सकता है, वो कोई भी रास्ता अपना सकता है, वो किसी का मर्डर भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। लेकिन उसका मेन पर्पज क्या है, इस राज्य की सुरक्षा करना, इस राज्य को बचाना। अगर इस राज्य को उसने बचा लिया तो वो क्या है, बिल्कुल नैतिक काम है। तो राज्य को बचाना जायज़ है अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। ठीक, क्लियर है इतना आपको। डुअल मोरलिटी की बात कौन करता है, मैकियावेली। सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एथिक्स का कॉन्सेप्ट किसका है, मैकियावेली का। ह्यूमन नेचर के बारे में वो बिल्कुल होप्स जैसे बोलता है, वैसे ये बोलता है कि जो है जो मानव है वो क्या है, स्वभाव से बुरा है। एक और इनका कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है, ये बात करते हैं लोइन एंड फोक्स के बारे में, शेर और जो लोमड़ी है उसके बारे में, कि किस तरीके से राजा को अगर कोई जाल बिछाता है तो उसे लोमड़ी की तरह क्या होना चाहिए, चालाक होना चाहिए। और अगर वो शेर की तरह ताकतवर रहेगा तो उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। तो दो से एक कंपेयर करता है, एक तो लोमड़ी फोकस से और एक लोइन शेर। ये दो आप ध्यान रखना, सवाल आ सकता है, मैंने आपको दिया है कई बार, ये सवाल आपको पता होगा। इन्होंने राजा को कुछ एडवाइस दी थी, एडवाइस फॉर द किंग, जो
प्रिंस होगा, जो राजा होगा, ठीक है। तो इन्होंने राजा को क्या एडवाइस दी थी? राजा को एडवाइस दी थी कि राजा को लाइक दयालु, धार्मिक, अपने आप को सच्चा दिखाना, ठीक है, ये अंदर से वो अलग होगा, और ये सब चीज़ें लाइक दयालुता और मतलब वो धार्मिक है, ये सब लोगों को ऊपर से ही बताना है उसको, और एक्चुअल में जो उसका व्यवहार होगा ना वो अलग होगा। दो तरीके से यही तो बात करता है कि तुम्हें दिखाना कुछ और है और तुम्हें करना कुछ और है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट देता है किसको? राजा को एडवाइस देता है कि तुम ऊपर से तो दिखाओ कि मैं दयालु हूँ, मैं धार्मिक हूँ और मैं सच्चा इंसान हूँ, है ना, और मैं जनता की ज़रूरतों को पूरा करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन तुम्हें करना क्या है? तुम्हें स्टेट को बचाना है, अंदर कुछ तुम्हारे अलग ही चलना चाहिए। एक ये बोलते हैं कि अगर तुम्हें जो पीपल है, जो जनता है, ठीक है, अगर तुम्हें उनका प्यार मिलता है तो बढ़िया है, और अगर तुम्हें उनका प्यार नहीं मिलता है, उनका डर मिलता है, दोनों में से अगर तुम प्यार और डर दोनों में से किसी एक को चूज करते हो तो तुम किसको चूज करोगे? तुम फिर जो डर है उसको चूज करोगे, बिकॉज वो ज़्यादा सुरक्षित है। अगर तुम लोगों को डरा के रखोगे ना तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर प्यार से लोग मान रहे तो अच्छी बात है, अगर प्यार से नहीं मानते तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उनको डरा के रखना है, तो वो क्या होगा? ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। अब कुछ कोटेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। क्या बोलता है मैकियावेली? क्या बोलता है? बहुत ही फेमस कोटेशन आता है इनका कि जो मनुष्य है वो पिता की मृत्यु को जल्दी भूल सकता है, लेकिन उसकी जो संपत्ति है, उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, उसको वो कभी नहीं भूल सकता। इसलिए वो अपने प्रिंस को, अपने राजा को ये एडवाइस देता है कि तुम कभी भी प्रॉपर्टी का लालच मत करना, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कभी मत छीनना, वरना तुम ही छीन जाओगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी को लेके काफ़ी ज़्यादा लालची होते हैं मनुष्य। एंड ये फैक्ट उन्होंने जो है वो बताया था, ठीक है। इन्होंने जो है वुमेन के लिए भी बात करी थी, मतलब कि राजा को बद्दुआ नहीं लेनी है, ठीक है, राजा को बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, ये जो है बताते हैं, राजा को एडवाइस देते हैं। तो होपफुली 3 थिंकर्स आपको समझ में आ गए होंगे जितना मैंने आपको बताया, ठीक है। तीनों थिंकर आ ही गए होंगे आपको समझ में। तो अभी हम लोग फोर्थ वाले थिंकर की तरफ चलते हैं, जो कि आपका है थॉमस होब्स। ये भी आपके इम्पोर्टेंट थिंकर है, और इनकी जो बुक है लिविथियान, ये आपको ध्यान रखनी है। जो होब्स थे वो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, ठीक है। और इंग्लैंड में उस समय सिविल वॉर चल रहा था, गृह युद्ध जिसको बोलते हैं, वो चल रहा था, और उन्होंने देखा उसको, शांति बिल्कुल तरीके से जो है भंग हो चुकी थी। एक तरफ जो है वो राजा था, ठीक है, और एक तरफ पार्लियामेंट थी, तो दोनों के बीच बड़ा टकराव चल रहा था। पूरी स्थिति उसने देखी थॉमस होब्स ने, और उसका जब जन्म होता है तो भी वो वैसी ही कंडीशन में होता है, तो वो एक तरीके से डरा हुआ इंसान है था आपका, ठीक। अब इसकी कुछ मेजर बुक है वो आप ध्यान रखना। तो फेमस बुक इसकी लिविथियान है, जो कि 1651 के अंदर सामने आई, और इसको जो है वो समुद्री राक्षस से क्या करता है? तुलना करता है इसकी, ना, मतलब इसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से यही है कि पूरा जो स्टेट है वो क्या चलना चाहिए, किसके हिसाब से चलना चाहिए? लिविथियान के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। इसके जो मेन आइडियाज़ है वो ह्यूमन नेचर की बात करते हैं। तो ये क्या बोलता है कि मनुष्य क्या है? स्वार्थी है, लालची है, डरपोक है। ह्यूमन नेचर के बारे में ये बात करते हैं कि सेल्फिश है, ग्रेडी है, ठीक है, फेयरफुल है। तो इन सब की बात करते हैं। फिर ये बात करते हैं जो स्टेट ऑफ नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं। तो इसके अंदर ये क्या बोलते हैं कि सभी का जो है सभी के विरुद्ध युद्ध है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल की अवस्था है, मतलब एक दूसरे के विपरीत ही क्या है? युद्ध है। इनका आपको समझौता जो है, जो इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो करवाया था, वो आपको ध्यान रखना है कि लोगों ने अपनी सुरक्षा, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, सवाल आता है सीधा सीधा, ध्यान रखना, आया हुआ ये सवाल कि अपने जो सारे अधिकार है, अपने जो सारे जो राइट्स है वो किसे दे दिए? वो दे दिए है राजा को। और राजा कौन है? ये लिविथियानी है कि आप सारे के सारे जो अपने राइट्स है वो राजा को दे दो। बाद में जब जॉन लॉक आएगा ना, वो बोलेगा कि सारे हम कैसे दे सकते हैं, हम एलएलपी को तो नहीं दे सकते, एलएलपी राजा के अंडर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो राजा है, ठीक है, जो राजा है वो इसका हिस्सा नहीं होगा। राजा
का जो रूल है वो राजा का ही चलेगा, राजा इसके लिए कोई बाध्य नहीं है। ये लोगों ने क्या किया है, आपस में मिलकर समझौता किया है और अपने सारे राइट्स जो है वो राजा यानी कि लिविथियन को दे दिया, किंग को दे दिया है। अब राजा के अकॉर्डिंग ही आपको मानना पड़ेगा। हाँ, राजा का इतना कर्तव्य है कि वो आपकी जो जान है, ठीक है, उसकी रक्षा करेगा, आपको मरने नहीं देगा। अगर राजा आपको ये बोलता है ना कि आप आत्महत्या कर लो या मैं आपको मार दूंगा, तो आप राजा के अगेंस्ट जा सकते हैं, उस किंग के अगेंस्ट आप जा सकते हैं। होप्स ये बोलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं, तो ये 2025 में आया हुआ है, आप एक बार देख लेना थोड़ा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2024 के अंदर आया हुआ है, ठीक है, कि किसने प्राकृतिक अवस्था को प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ, प्रत्येक व्यक्ति का युद्ध यानी कि वॉर कहा है। तो ये थॉमस होब्स का, अभी मैंने जस्ट अभी आपको यहाँ पर ये बताया भी था, ठीक है। यही वाला, यहीं से जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक और जो इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें इन्होंने बताया है जो सोवरेनिटी है उसके बारे में बात करी है इन्होंने। तो ये भी जो है किसका है, ये थॉब्स का ही जो है क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा गया है। तो थॉमस होब्स का देखो, अब इसमें जो याद आपको जो रखना है, लिविथियन वाली जो बुक है भाई, ये याद रखना आप, पूछा गया है। लास्ट ईयर भी सवाल आया है भाई, ये आपका सीधा सीधा जो सवाल पूछा गया था आपका, लिविथियन जो बुक है 2024 में भी मे भी आया होगा। तो ये पूछा गया है, सीधा सीधा जो है आपका सवाल पूछा गया है इसकी बुक से कि लिविथियन जो बुक है वो किसने लिखी है। तो आप उसमें थॉमस होब्स को बिल्कुल करेक्ट करेंगे। क्लियर। ह्यूमन नेचर का थोड़ा सा आप देख लेना कि ह्यूमन नेचर के बारे में ये क्या बात करते हैं। अब देखो पूरा तो नहीं आएगा क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल शॉर्ट में हो गया। तो जो जिनसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो मैंने ऐड किए, बाकी जो भी पेड क्लास वाले या टेस्ट सीरीज वाले बच्चे हैं उनको मैंने दिया है ये अच्छे से, तो है उनके पास नोट्स। अब जॉन लॉक को थोड़ा सा हम लोग डील कर लेते हैं। जॉन लॉक भी आपके इंपॉर्टेंट थिंकर है जिनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ लिबरलिज्म। तो फादर ऑफ लिबरलिज्म किनको बोला जाता है, जॉन लॉक को बोला जाता है। इनकी जो बुक है टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी जो है आपके सवाल पूछे जाते हैं। जस्ट 1 मिनट है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इस बुक के अंदर इन्होंने जो देवीय सिद्धांत है, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स जो है उसका विरोध किया था, उसका खंडन किया था। मतलब पहले क्या था, लोगों को लग रहा था उस समय कि जो राजा है या जो शासन जो चलाया जा रहा है वो क्या, उसका जो मतलब जो राजा है उसको किसने भेजा है, देवताओं ने भेजा है, ठीक है। तो उस थ्योरी का ये मतलब खंडन करते, उसका विरोध करते। इनके कुछ मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जो ह्यूमन नेचर की ये बात करते हैं, तो जॉन लॉक ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो वैसा नहीं है जैसा होब्स ने बताया, ये बिल्कुल शांति प्रिय है, ठीक है। ये बिल्कुल शांति प्रिय है, मतलब अच्छा है, नेचुरल गुड्स है, ठीक है। मतलब ह्यूमन जो है अच्छा है, तर्क संगत है, ये तर्क के लॉजिक के साथ में बात करता है, ठीक। अब इन्होंने जो है 3 राइट्स की बात की है जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, ये कहते हैं कि इन पे आपका ही अधिकार है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि ये जो तीनों अधिकार है ये सबसे पहले आते हैं, ठीक है। मतलब कि ये राज्य स्टेट बनने से पहले ही ये क्या आ गए थे, आ गए तीनों अधिकार जो आ गए थे। कौन कौन से थे, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, मैंने बताया था LLP, ध्यान रखना आप शॉर्ट में, अगर आप याद रखना इनको चाहो तो। जिसमें कि जो प्रॉपर्टी का अधिकार इन्होंने बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने जो है वो बताया था, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा इनका प्रॉपर्टी वाला है, ठीक है। और जो समझौता हुआ था, इनका जो समझौता है उसमें ध्यान रखना कि इन तीनों की रक्षा करेगा कौन, करेगा जो स्टेट है वो रक्षा करेगा। स्टेट का ये काम है, स्टेट को यही जॉब दिया गया है कि इन अधिकारों की वो क्या करे, रक्षा करे। अगर सरकार इन अधिकारों की रक्षा नहीं करती है तो उसे हटा सकते हैं, हमारे पास ये सीमित है, ठीक है। मतलब इसमें वो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो ये लिमिटेड गवर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट यही का है आपका, कि वो क्या बात करते हैं, वो सीमित गवर्नमेंट की बात करते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं कि अगर जो गवर्नमेंट है वो हमारे अधिकारों की ही रक्षा नहीं कर पा रही है तो हम क्या करेंगे, उसको हटा सकते हैं। तो इसमें आपको जॉन लॉक में ध्यान रखना है, एक तो ये तीनों राइट्स वाला कि ये कौन कौन से राइट की बात करते हैं, और एक आपको इसमें इंपॉर्टेंट जो है राइट टू प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, और ये बात करते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट की। जहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है तो आप समझ आना जॉन लॉक के बारे में पूछ रहा होगा। कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये नेचुरल राइट्स की बात करता है, तो
जॉन लॉक करता है। तीनों के बारे में हमने अभी देखा, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की ये बात करता है। तो हमें ये देखना होगा कि रूसो से किस तरीके के सवाल पूछे गए, किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो रूसो है ना, इसने क्या कहा था, इन्होंने बिल्कुल उल्टा कहा था। इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति दिमाग वाला है ना, वो क्या है, वो बिगड़ा हुआ जानवर है, ठीक है, ये बोलते। और ये बोलते हैं रिटर्न टू नेचर, ये बोलते हैं आप प्रकृति की ओर वापस लौटो। अब इनका मतलब प्रकृति की ओर वापस लौटो का मतलब ये नहीं था कि आप जंगल वाली अवस्था में चले जाओ, नहीं। इनका मतलब ये था कि एक कॉन्सेप्ट आता है प्रॉपर्टी का। इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आने के बाद मनुष्य जो है वो झगड़ालू हो गया है। तो इनकी कुछ बुक है जो आपको ध्यान रखनी है। पहली जो इनकी जो कॉन्सेप्ट जो बुक है वो कौन सी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 1762 में सामने आई थी, ठीक है। और ये फेमस बुक है। जो मेन बुक है आपको इनकी ध्यान में रखनी है, और मेन बुक से ही ज़्यादा सवाल आपके पूछे जाते हैं। एक और जो बुक आती है इनकी, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी, जिसमें ये बात करते हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके बारे में। इनका कहना है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो आई है ना, उसी के कारण जो है ये चीज़ें क्रिएट हुई है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में इसी में ये बात करते हैं। इनके जो मेन कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ह्यूमन नेचर के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं नोबेल स्वेज की बात करते हैं कि जो मनुष्य है, जो स्वभाव से, नेचर से क्या है, वो बिल्कुल भोला है, ठीक है, भला टाइप का बताते हैं कि मतलब बिल्कुल जंगली टाइप का है लेकिन भोला है। और वो सुखी था, लेकिन जैसे ही ये प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले मतलब हैप्पी था, अच्छा था, नेचुरल जब तक था वो ठीक था, सुखी था। लेकिन जैसे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति का जो ये आया, और ये जो सभ्यता जो आई है, जो सिविलाइजेशन आया है, क्या कर दिया है, पूरा का पूरा भ्रष्ट कर दिया है, करप्ट कर दिया है। इनका फेमस कोटेशन है जो कि ध्यान रखना है, मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज चेंस, यानी कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वो क्या होता है, जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है। ये फेमस कोटेशन है, बहुत बार इससे सवाल आया हुआ है। एक इनका आपको ध्यान रखना है, जनरल बिल। जनरल बिल जो रूसो का आता है, जिसमें कि ये क्या बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है इनकी। और जनरल बिल में ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये पब्लिक है, ये सबकी भलाई के लिए बात की जाती है इसमें, तो ये कभी गलत नहीं होगा। ऐसा सवाल आता है कई बार कि जो जनरल बिल के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट है, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है या फिर गलत है, ऐसे आता है। तो ध्यान रखना कि जो जनरल बिल है, इनके अकॉर्डिंग यही मतलब सबसे ऊपर यही है, और ये सबकी भलाई के लिए बात करता है, ठीक है, कॉमन गुड की ये बात करता है, तो इसलिए ये कभी गलत नहीं होगा। और ये किसको सपोर्ट करते हैं, ये पॉपुलर सोवर्निटी को सपोर्ट करते हैं। इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो बेस है, वो क्या है, पॉपुलर सोवर्निटी की बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इससे सवाल आया हुआ है, क्योंकि मैंने नोट्स में वही चीज़ ऐड करी है जिनसे आपके सवाल आते हैं। तो इसका पूछा गया है, मैन इज बोर्न फ्री, ये वाला एक क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। और जनरल बिल के लिए भी पहले क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये पॉपुलर सोवर्निटी वाला भी जो है इसका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पॉपुलर सोवर्निटी का भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो तीनों का जिनका क्वेश्चन आया हुआ है मैंने नोट्स में जो वो ऐड किया हुआ है, तो रिपीट होके क्वेश्चन पूछ सकता है, आप ध्यान रखेंगे। कुछ मैंने आपके लिए यहाँ पर जो रिवीजन के तौर पे ऐड कर दिया है, होब्स एंड जो जॉन लॉक है एंड जो रूसो है, उन तीनों की जो बुक्स है वो मैंने ऐड करी है, ताकि आप अभी तक जितने थिंकर हुए हैं उनको आप भूले ना, वो आपको याद रहे। तो होब्स की आपको पता है, लिविथियान मैंने ऐड करी है, जॉन लॉक की टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है, रूसो का कौन सा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एंड ये मेजर बुक है। एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो ये एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करते हैं, ये लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, एंड रूसो जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, पॉपुलर सोवर्निटी की बात करते हैं। तो लिमिटेड गवर्नमेंट में आप जॉन लॉक को करेंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप रूसो को करेंगे, एंड एब्सोल्यूट मोनार्की में आप किसको ऐड करेंगे, होब्स को ऐड करेंगे, ठीक है। स्टेट के बारे में क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, ठीक है। एंड रूसो का अभी हमने देखा, और इसके अंदर अगर हम लोग बात करें सोवर्निटी के रिगार्डिंग, तो ये सारा का सारा होप्स देता है किंग जो है उसके हिसाब से, और जॉन लॉक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग, जो कानून है उसके अकॉर्डिंग। एंड जो रूसो है उसका तो पूरा कानून ही क्या है, जनरल बिल है। ये जो जनरल बिल है
जो इसका सामान्य समझौता है उसकी बात करता है। ठीक है, अब एक और थिंकर है तो वो है आपके बेंथम। अब देखो बेंथम आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है तो आप सोचोगे कि सर आपने ऐड क्यों किया, तो बेंथम का आता है। जो इसका सिद्धांत है, जो इसका थ्योरी है, इसको बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है, इनको बोलते हैं फादर ऑफ यूटिलिटरिज्म। ठीक है, जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है वो इन्होंने दिया था और ये फेमस सिद्धांत है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। इन्होंने केवल जो है वो क्वांटिटी की बात की थी अपने इस सिद्धांत में, बट आगे चल के जो है मतलब जो मात्रात्मक है उसकी ये बात करते हैं, बट इसमें जाके आगे जाके सुधार होता है और फिर उसमें क्वालिटी भी जो है वो ऐड की जाती है। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि आप जो खाना खा रहे हो उसमें भी आपको बराबर सुख मिलेगा और आप जो कविता पढ़ रहे हो उसमें भी बराबर सुख मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि कोई व्यक्ति जैसे शराब पी के पड़ा हुआ है तो उसको तो वो शराब वाला सुख मिला है। अब जो कविता पढ़ रहा है, क्या जिसने शराब पी के सुख प्राप्त किया है और जो कविता पढ़ के, जो स्टोरी पढ़ के सुख प्राप्त कर रहा है, उन दोनों को आप सेम कैसे मान सकते हो, उन दोनों को आप सेम नहीं मान सकते हैं। तो ये इस तरीके से इनकी जो थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है और उसमें क्वालिटी ऐड की जाती है कि जो शराब पी के पड़ा हुआ व्यक्ति है उसका जो सुख है वो निम्न कोटि का है और जो स्टोरी जो पढ़ के जो स्टोरी पढ़ रहा है उसका उच्च क्वालिटी का सुख माना जाएगा। ठीक है, जॉन लॉक ने क्योंकि इसका यही आप ध्यान रखना, और बाकी पीडीएफ जो है आपको मिलेगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करना 8619071922, ये व्हाट्सएप के नंबर, आप कभी भी मुझे डीएम करके ये ले सकते हैं। जो जॉन लॉक ने 3 राइट्स बताए थे ना, उनका इन्होंने मजाक उड़ाया था। इनकी जो बुक है वो थोड़ा सा आप लोग देख लेना, बुक से भी कई बार जो है वो पूछ लेता है। अब हम लोग जो हमारा मेन जो थिंकर है जेस मिल, उसकी बात करते हैं, और जेस मिल से भी जो है वो क्वेश्चन आते हैं। बेंथम इनके गुरु थे और जेस मिल ने वैसे क्रिटिसाइज किया था, इनकी जो थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज किया था, और इन्होंने क्या किया था, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी को ऐड किया था ना। इनकी जो बुक है वो आप ध्यान रखेंगे, ओन लिबर्टी है, ये इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें जो इन्होंने बात की है किसके बारे में, फ्रीडम, स्वतंत्रता के बारे में बात की है। ठीक है, एक और जो इनकी बुक है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये भी आप ध्यान रखना, इसका भी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इनकी बुक है, और इनमें इन्होंने सबसे पहले जो है वुमेन राइट्स की बात करी थी, जो महिलाओं के अधिकार है उनकी बात करी थी। कई बार ये जो क्वेश्चन इस बुक से रिलेटेड पूछा जाता है, मैंने बताया था आपको क्लास में, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। इनके जो मेन जो थ्योरी है जिसमें कि ये जो है क्वालिटी के साथ क्या करते हैं, क्वांटिटी को भी जो है वो ऐड करते हैं। तो जो बेंथम ने थ्योरी दी थी उसमें वो केवल बात करते, किसकी बात करते, वो केवल क्वालिटी की जो है, सॉरी क्वांटिटी की बात करते हैं, और जो मिल है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उसमें क्वालिटी भी जो है वो ऐड कर दी। इनका एक फेमस कोटेशन है वो आप ध्यान रखना, ये बोलते हैं कि एक संतुष्ट सुअर होने से अच्छा है कि एक असंतुष्ट मानव होना अच्छा है। तो ये बोल रहे हैं कि एक मतलब संतुष्ट सुअर होने से अच्छा है कि आप एक असंतुष्ट मानव ही बने रहे। अब इनका एक सिद्धांत आता है हार्म प्रिंसिपल का, इसका सवाल पूछा गया है तो आप ध्यान रखना। इसको इन्होंने 2 तरीके से डिवाइड किया है, जिसमें ये बात करते हैं एक तो सेल्फ रिगार्डिंग और एक अदर रिगार्डिंग। अब सेल्फ रिगार्डिंग में ये क्या कहते हैं, सेल्फ रिगार्डिंग में कहते हैं कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो तो राज्य उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, राज्य उसमें आपको कुछ नहीं बोल सकता। आप घर में बैठ के शोर शराबा, नाच गाना जो आप कर सकते हो आप करो, कोई मनाही नहीं है। आपके पड़ोसी मतलब जो सोसाइटी है वो परेशान ना हो, अगर सोसाइटी परेशान होगी तो आप पे जो है वो राज्य क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। तो इसको फॉर एग्जांपल आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो शराब पी के अपने घर पे कैसे भी रहे, स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन अगर वो शराब पी के सोसाइटी में पड़ा हुआ है, लोगों को परेशान कर रहा है, आने जाने वालों को, तो वो क्या होगा, उसमें राज्य इंटरफेयर करेगा। तो जो सेल्फ के लिए, खुद के लिए जो कर रहा है, खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, तब तक इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अदर रिगार्डिंग में ये होगा कि अगर आप दूसरों पे उसका कुछ असर पड़ रहा है, दूसरों पे कुछ उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो फिर राज्य उसमें इंटरफेयर कर सकता है, राज्य उसमें अपनी जो भूमिका है वो निभा सकता है। ठीक है, तो यही है इनका हार्म प्रिंसिपल, जो हानि का सिद्धांत है कि राज्य किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता
मैं तब तक बाधा नहीं डाल सकता जब तक कि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, ये बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। तो मिल का क्या मानना था कि जो है किसी को भी चुप नहीं रहना चाहिए, या फिर ये ऐसे बोले कि आप किसी को चुप नहीं करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच की ये कैसे बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 100 लोग हैं, 100 लोग में से 99 लोग कह रहे हैं कि नहीं, लाइक किसी भी चीज़ के बारे में ये बोलते हैं कि वो गलत होते हुए भी ये क्या बोलते हैं, उसको सही मानते हैं। लेकिन एक व्यक्ति कह रहा है जो सही है उसको ये सही कह रहा है, और जो 99% है ये जो सही है उसको गलत बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस एक व्यक्ति को क्या करेंगे, दबा सकते नहीं, उसको भी बोलने का अधिकार है, उसके पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आप उसको नहीं दबा सकते। मतलब कि अगर 99 सॉरी हाँ 99 लोग जो है वो एक साइड में है और एक व्यक्ति एक साइड में है, तो जो 99 लोग है वो गलत है। ठीक है, वो लोग गलत है और जो एक व्यक्ति है वो सही है। तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि जो 99 लोग हैं वो मिलकर उस एक व्यक्ति को दबाएंगे, उसकी आवाज़ को जो है वो रोकेंगे नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। इसी को वो बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्लियर है आपको ये? एक इनका आता है ये रिक्रूटेड डेमोक्रेट। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ध्यान रखना 2022 के अंदर। इसमें बेसिकली ये बात करते हैं प्लूरल जो वोटिंग सिस्टम है उसके बारे में। मैंने क्लास में बहुत डिटेल से आपको बताया था कि इससे कई बार जो है वो सवाल पूछ लेता है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं ना, वो वोट नहीं दे सकते, उसके खिलाफ होते हैं ये। और जो पढ़े लिखे लोग, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनके जो वोट है उसका वैल्यू भी क्या करते हैं, ये बढ़ा कर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति जो एजुकेटेड है, ठीक है, जो एजुकेटेड पर्सन है, उसका जो एक वोट होगा उसकी वैल्यू मान लीजिए 10 होगी, और जो अनएजुकेटेड व्यक्ति है, ठीक है, उसका एक वोट जो उसकी वैल्यू एक ही होगी। तो इसके हिसाब से ये जो है ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मिलकर, मतलब जो जिनकी संख्या कम है और ये मोनार्की सिस्टम लेके आ जाए, इसलिए ये प्लूरल वोटिंग सिस्टम का समर्थन करते हैं। उसके बारे में ये बताते हैं कि जो एजुकेटेड पर्सन है उसके जो उसका वोट है उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, इसके कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आत्मरक्षा वाला सिद्धांत जो आया, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। एंड इसके अलावा जो ऑन लिबर्टी का भी पूछा गया है। एंड जो क्वेश्चन आया आपका ये मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग में आया हुआ है, उसमें ऑन लिबर्टी आपका था, और ये बेंथम वाला भी पूछा गया है। इसकी बुक से भी सवाल आया हुआ है। तो जेस मिल से तो बहुत सवाल जो है आपके पूछे गए हैं पहले, ध्यान रखना आप। बुक से भी सवाल आया हुआ है, इसकी थ्योरी से भी सवाल आया हुआ है, तो ये सारे सवाल पहले आ रखे हैं। अब आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि कैसे सवाल पूछता है, कैसे हमें इस कॉन्सेप्ट को डील करना है। ठीक है, बेंथम वर्सेस मिल ये मैंने दोनों आपके ऐड कर दिए हैं। ये क्वांटिटी में बात करते हैं बेंथम, और ये क्वालिटी में बात करते हैं। ठीक है, अब एक आपका थिंकर बचा हुआ है कार्ल मार्क्स, तो इसको भी हम लोग जो है अभी डील कर लेते हैं, और इसके बाद आपका जॉन रोल्स बचेगा। तो कार्ल मार्क्स को पहले हम लोग देख लेते हैं, फटाफट से मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसकी कार्ल मार्क्स की जो जितने भी बुक्स है आपको उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ध्यान में रखना है कि पहले कौन सी बुक आई, उसके बाद कौन सी बुक इन्होंने लिखी है। तो सबसे पहले जर्मन आइडियोलॉजी की बात करते हैं। ये 1845 से 46 के बीच, और इसमें इन्होंने जो है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म के बारे में बात करी थी, इसका जो आइडिया है वो दिया था। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी बुक आई थी 1848 में, ध्यान में रखना। और इन्होंने जो है इसमें इनके जो फ्रेंड है, ठीक है, कई बार आता है कि
अगर ये दोनों नाम आए तो उसमें कार्ल मार्क्स और ये एंजल्स, इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इनके साथ में मिलकर ये बुक जो है वो लिखी थी इन्होंने, ठीक है। एंड दास कैपिटल जो इनकी है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें ये सरप्लस वैल्यू के बारे में बात करते हैं। सरप्लस वैल्यू क्या है मैंने आपको क्लास में बताया था। तो मतलब जो अतिरिक्त मूल्य जो होता है, मतलब जो वर्कर है उसको उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल पाती है, मतलब वो बहुत अधिक मेहनत करता है लेकिन उसका प्रॉफिट कौन ले जाता है, जो फैक्ट्री का मालिक है वो ले जाता है। तो जो उसकी वास्तविक वैल्यू है वो नहीं मिलती है, उसी चीज़ को ये बोलता है सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत, उसी को बोलता है, ठीक है। इनका आप ये डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसमें ये क्या बात करते हैं, ये इनका सिद्धांत जो वो हिगल से लिया गया है। एक इनका जो है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, इससे सवाल कई बार जो है आपका पूछा जाता है कि हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में जो है इन्होंने क्या क्या ऐड किया है। तो बेस की अगर बात करें, ये दो तरीके से बात करते हैं, बेस एंड जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें। सुपर स्ट्रक्चर से जो है आपके सवाल पूछे गए तो बेस में ये क्या ऐड करते हैं, जो इकोनॉमी है वो उसको बेस में ही ऐड करते हैं। ये सवाल पूछा गया कि इकोनॉमी को जो उन्होंने किस में ऐड किया, तो ये बेस में ही आपका जो है वो पूछा जाएगा। इसके अलावा जो कारखाने वगैरह जो उत्पादन के जो साधन है वो सब क्या है, वो बेस में ही ऐड करता है। और मेन जो मान रहा है इसका जो बेस है वो क्या है, इकोनॉमी है। सुपर स्ट्रक्चर में वो बात करता है जो लॉ है, जो कानून है उसकी बात करता है, जो रिलीजन धर्म है उसकी बात करता है, स्टेट की बात करता है, कल्चर की बात करता है और आर्ट्स की बात करता है, जो कला है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये बताता है कि जो इकोनॉमी है ना, जो बेस है वही तय करता है सुपर स्ट्रक्चर को, वही क्या करता है, वही निर्धारित करता है। जो संस्कृति है, ठीक है, जो पॉलिटिक्स है और एंड जो कल्चर है उनको तय करता है। उसका जो सुपर स्ट्रक्चर है वो इकोनॉमी ही बनाती है। और कार्ल मार्क्स ने बेसिकली जो है जोर इसी पे दिया है। मेन इनका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली इंडिविजुअल के बारे में तो बात करते नहीं है, ये जो है बात करते हैं आपका क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं ना। अब एक और इसमें थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इन्होंने जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अक्सर जो सवाल आते हैं, इन्होंने जो विकास बताया था उसका कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं प्राइमिटी कम्युनिज्म, जो आदिम साम्यवाद है उसकी बात करते हैं। तो वहाँ पर ना तो कोई क्लास थी और ना ही कोई प्रॉपर्टी का सीन था, ऐसा वो बताते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा जो दास प्रथा है, सिविल सोसाइटी की ये बात करते हैं। तो वहाँ पर ये बोलते हैं कि मास्टर थे एंड सेल्फ, जो दास थे यानी कि मालिक और गुलाम थे। इसके अलावा ये बात करते हैं जो सामंतवाद है उसकी बात करते हैं। तो सामंतवाद में जो लैंडलॉर्ड थे, ठीक है, मतलब जो जमींदार और जो किसान थे उनका आता है। देखो ये बिल्कुल जीरो से हमें बताता है कि जिस समय मतलब कोई भी क्लास नहीं थी, कोई भी लोग मतलब प्रॉपर्टी ये संपत्ति वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन सारी चीज़ें क्या हुई है, धीरे धीरे आया है। तो ये फिर बात करता है कैपिटलिज्म के बारे में बात करता है। ये बात करता है कि फिर एक मालिक आता है, फिर उसके मजदूर आते हैं, वो मजदूर मालिक के लिए काम करता है। फिर बात करता है सोशलिज्म के बारे में, जो समाजवाद है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। और उसमें तानाशाही के बारे में बात करता है कि जैसे जैसे अगर मतलब लोग नहीं मानते हैं तो वो क्या करता है, और ज़्यादा तानाशाही की ओर चलता है। लेकिन जब ये ख़त्म होता है तो बाद में सबसे बाद में उसका वापस क्या स्टार्ट होता है, वापस कम्युनिज्म जो है उसका आता है। और ये पूरा प्रोसेस जो वो इसका चलता है। और ये बात करता है इसमें एंड ऑफ हिस्ट्री की, ठीक है, कि ये जो प्रोसेस है ये आपका चलता रहेगा। जैसे ये कैपिटलिज्म के बारे में पूरा बताता है। तो जब लोग विरोध करेंगे उस पूंजीवादी लोगों का, तो उसके बाद क्या होगा, वो रिवोल्यूशन लेके आएगा, लोग उसका विरोध करेंगे। और फिर जब क्या होगा कि लोग भी तो वापस मतलब तानाशाही बन सकते हैं ना। तो ये जो पूरा साइकिल है ये क्या रहेगा, ये चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो इनको बस आपको इतना सा ध्यान रखना है मेरे भाई कि आपको इनको क्या करना है, क्रम से याद रख लेना कि इसने पहले क्या बताया था, उसके बाद क्या बताया था, सबसे लास्ट में इसका क्या आता है, सबसे शुरू में क्या इसका आता है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इससे सवाल पूछे जाते हैं। एक इसका क्लास स्ट्रगल का एक थ्योरी आता है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने यही कहा था कि
जो हिस्ट्री है, ठीक है, उसमें जितने भी लाइक जो समाज है उन्होंने क्या किया है, संघर्ष किया है। अब इसकी जो बुक का जो मैं आपको बता रहा था सरप्लस वैल्यू का पूछा हुआ है, ठीक है, ये सवाल जो है वो आया हुआ है आपका। सरप्लस वैल्यू का भी आपको ध्यान रखना है कि जो बेसिकली जो प्रॉफिट है वो मजदूर को ना मिलके किसको मिलता है, मालिक को मिलता है। तो सरप्लस वैल्यू का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, किसका कॉन्सेप्ट है, तो आप ध्यान रखेंगे कि कार्ल मार्क्स का ही है। अब कुछ पीछे के जो क्वेश्चन पूछे गए उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसमें देख लेना, क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर में आता है, तो इसका मैंने अभी आपको बताया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे देखो क्वेश्चन पूछा गया पिछले कुछ सालों में, और ये आपको पता है किसका है, रूसो का है, ये हम ऊपर देख चुके हैं। ये मैं बस आप जैसे जब आप इस पीडीएफ को देखोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ऊपर से पढ़ते आओ भूल जाओ, इसलिए मैंने बीच में वापस वो थिंकर ऐड किए आपके रिवीजन के तौर पे, ताकि आप भूलो ना ऊपर जो आपने पढ़ा है, ठीक है। अब एक आपका जो लास्ट थिंकर बच रहा है वो आपका यहाँ पर है जॉन रॉल्स। तो जॉन रॉल्स ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, इसमें बस आपकी इनकी जो बुक है वो आपको ध्यान में रखनी है। इनकी जो ये बेसिकली बात करते हैं जस्टिस के बारे में, न्याय के बारे में बात करते हैं, फेयरनेस जस्टिस में ये फेयरनेस की बात करते हैं कि जो न्याय है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इनकी जो बुक है वो ध्यान रखना है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में जो है सामने आई, और इसमें ये बात करते हैं जस्टिस के बारे में, जो है जस्टिस एज ए फेयरनेस, ठीक है, फेयरनेस की बातें जो है ये करते हैं कि न्याय क्या है वो निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप न्याय को गलत करें या किसी के पक्ष में हो किसी के विपक्ष में हो, नहीं, ये बराबर होना चाहिए। इसमें एक और जो इनकी बुक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, तो ये भी इनकी है 1993 में, ये भी जो है फेमस बुक है इनकी। एक और जो इनकी बुक है द लॉ ऑफ पीपल्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि आईआर के संदर्भ में बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, ये जो ग्लोबल जस्टिस है उसके बारे में इन्होंने इसमें जिक्र किया है, ठीक। जस्टिस एज ए फेयरनेस, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूरा पूरा जो इनका सिद्धांत है वो इसी पे आधारित है, और ये कब पब्लिश हुई है, 2001 में। क्लियर है। तो ये बुक्स भाई आपको याद रखनी पड़ेगी। जो मेन चीज़ें है वो मैंने इसमें बता दी कि ये किस में क्या आपको किस में ये क्या बात करते हैं, ठीक। अब इनका आता है थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है सवाल आया हुआ भी है, पेपर में पूछा गया भी, ये किसका है, तो हम जॉन रॉल्स को जो वो टिक करते हैं। सॉरी, जॉन रॉल्स। तो इसके अंदर आपको जो है ये ओरिजिनल पोजीशन एंड विल ऑफ इग्नोरेंस, ये दोनों ध्यान रखना है। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब क्या है, इन्होंने जो विल ऑफ इग्नोरेंस का अपना सिद्धांत दिया था, जिसमें कि ये बात करते हैं कि आपको क्या करना है, सिद्धांत बनाना है, लेकिन सिद्धांत बनाने वाले को, मतलब नियम बनाने वाले को पता नहीं होना चाहिए कि उसकी समाज में, उसकी सोसाइटी में जो स्थिति क्या रहेगी, क्या वो अमीर बनेगा, क्या वो गरीब बनेगा, क्या वो राजा बनेगा, क्या वो भिखारी बनेगा, क्या उसकी स्थिति होगी, उसके बारे में उसको पता नहीं होना चाहिए। उसी को बोलते हैं ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। विल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं कि आप उसकी आंखों पे जो है पर्दा बांध दीजिए ताकि उसको पता ना रहे कि वो बनने वाला क्या है। इसलिए वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति होगा ना, उसको भी क्या मिलेगा, फ़ायदा मिले। मतलब वो ऐसा नियम बनाएगा कि जिससे कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी, मतलब जो निम्न से निम्न कैटेगरी का व्यक्ति हो, उसको भी लाभ मिले। ऐसा वो नियम तभी बना सकता है जब उसको पता ना हो, उसकी आंखों पे अज्ञानता का पर्दा हो, विल ऑफ इग्नोरेंस हो उस पर, तो उसको नहीं पता रहेगा कि जो है वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो वो क्या करेगा, वो वही कंडीशन जो है वो चूज करेगा जिसमें कि बुरी से बुरी हालत में भी वो क्या करे, बुरी से बुरी हालत में भी वो मतलब अच्छा अपना जो जीवन है वो जी सके, ठीक। अब इन्होंने जो है और दो प्रिंसिपल इनके आते हैं, टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की ये बात करते हैं। तो रोल्स ने जो है इनको किस तरीके से जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है वो हम देखेंगे। सबसे पहले लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। लिबर्टी प्रिंसिपल जो है, जो सम्मान स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है, तो इसके अंदर इन्होंने क्या बोला था, तो ध्यान में रखना कि इन्होंने लिबर्टी प्रिंसिपल में, मतलब जो लिबर्टी है उसको सबसे ऊपर इन्होंने रखा था कि जो सम्मान जो स्वतंत्रता है, ठीक है,
वो मिलनी चाहिए सबको। एंड एक जो इन्होंने बताया था यहाँ पर, जो सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी की बात करते हैं, मतलब कि जो सामाजिक और आर्थिक असमानता है उसकी बात करते हैं, वो कब उसको जायज़ बताते हैं, कब उसको वैलिड मानते हैं, ठीक है। वो तब मानते हैं जब कि लाइक इसमें जो समानता जो है, मतलब उन लोगों को भी मिले। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो मैं बताता हूँ आपको कि लाइक मान लीजिए कि एक डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर को अच्छी खासी सैलरी मिलनी चाहिए, तो ये उसका सपोर्ट करते हैं कि उसको सैलरी मिलनी चाहिए, वो एजुकेटेड है, उसके पास योग्यता है, लेकिन वो क्या करे कि उन लोगों की भी मदद करे। ये इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट यही है, इनका असमानता का कॉन्सेप्ट यही है कि असमानता तभी स्वीकार की जा सकती है जब जो हाई लेवल पे है वो उन लोगों की भी क्या करे, ज़रूरतों को पूरा करे, जिनको अक्सर क्या है ज़रूरत है, मतलब जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनकी मदद करे। जो डॉक्टर होगा वो समय पर ऐसे कैंप लगाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, उसमें जो भी गरीब लोग हैं जो कि सक्षम नहीं है उनकी मदद करेगा, तो वो क्या होगा, वो समानता होगी अकॉर्डिंग टू जॉन रॉस। तो ये उनका इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, वो तभी उसको जायज़ समझते हैं जब जो जिनको नीड है उनको भी क्या मिले, उसको फ़ायदा मिले, ठीक है। मतलब समाज का जो कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग है ना, उसको भी फ़ायदा मिलता है, तो उसी को बोलते हैं डिफरेंट प्रिंसिपल, इनका जो सिद्धांत है, ठीक। अब ये आईआर के संदर्भ में जो बात करते हैं वो भी थोड़ा सा आप देख लेना। इनकी जो बुक है द लॉ ऑफ पीपल्स, इसके अंदर ही ये बेसिकली आईआर के बारे में बात करते हैं। अब ये जो इनका रूल है ये बेसिकली आईआर में मतलब ज़्यादा लेवल पे इन्होंने नहीं बताया था इस चीज़ को। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, तो वो आप लोग देख लेना, पीडीएफ में आपको दे दूंगा। जो जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने सब आपको इसमें बता दिया है, और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर जो है आपका कुछ छूट रहा होगा, और लगता है आपको कुछ छूट रहा है। वैसे तो सारे नोट्स तो नहीं हैं, क्योंकि मैंने आपको जो मेन चीज़ें हैं वो बताई है। हालांकि अब और डिटेल में जाएंगे तो और ज़्यादा ही ये होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए जो भी लोग जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए तो ये यूज़फुल रहने वाला है होपफुली। जो भी लोग देख रहे हैं इस लेक्चर को पूरा अगर देखे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। और हम लोग आईपीटी पे भी कोशिश करेंगे, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता बिकॉज थोड़ा टाइम का इशू है, इस वजह से प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, बट मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों के लिए जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसका भी इसी तरीके से नोट्स तैयार करके मैं आपको दे दूँ, जिसमें जो मेन चीज़ है वो आपको मिल जाए। बाकी यार आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, केवल 149 में हम आपको टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं। इतनी कम प्राइस में आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं देगा, और अगर आपको नोट्स वगैरह सब कुछ चाहिए तो आप 499 में जो है वो कोर्स ले सकते हैं, 499 में कोर्स ले सकते हैं। बट आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम शायद है नहीं, और उस हिसाब से आप इस टेस्ट सीरीज में पूरे सिलेबस को मैंने कवर करते हुए 50 से ज़्यादा टॉपिक वाइज है, 10 प्लस आपके फुल मॉक टेस्ट है, यूनिट वाइज आपके 8 मॉक टेस्ट है, बहुत सारे मैंने मॉक टेस्ट ऐड करे, डोंट वरी आप इसको ज्वाइन करो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरा नंबर नोट करो 8619071922, ठीक है। इस नंबर पर मैसेज कर दो। अब आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप सोचते हो कि टाइम बचा हुआ है, कुछ टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी आप लोगों के लिए वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी के रिगार्डिंग, होपफुली ये यूज़फुल रहा होगा। आप का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना, बाकी आप वीडियो को लाइक करेंगे मुझे उम्मीद है, अगर आपने वीडियो को देखा है तो। थैंक यू।